अब इस दौर में ऑडियंस के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश मिश्रा से एक बड़ा सवाल। सत्यप्रकाश जी, बार बार बीजेपी कह रही है और अमित शाह ने भी बोला कि 300 सीटों के साथ मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी कह रही है कि सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए। जवाब देखिए, अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले 350 सीट कहा था, अभी 300 पर आए हैं, फिर 250 पे आएंगे, फिर वो 200 पे चले जाएंगे और फिर वो 150 पे चले जाएंगे। और नीतीश कुमार जी का इस पर एक बयान है कि पूरा विपक्ष यदि एक हो गया तो 100 सीट से नीचे चली जाएगी भाजपा। और CSDS का एक सर्वे है कि 1% भी वोट इधर उधर हो गया तो भाजपा की सरकार इस देश में नहीं बनेगी। हिंदी हार्टलैंड में 141 सीटों की बात है, अगर हम 50 सीट कम कर दें सिर्फ तो भाजपा की सरकार ऐसे भी नहीं बनेगी। तो बंगाल में कांग्रेस ममता जी के साथ समझौता करेगी, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेगी, या फिर कांग्रेस दिल्ली को छोड़ेगी, या फिर कांग्रेस पंजाब को छोड़ेगी? यानी मुझे तो देवदास फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि बाबूजी ने कहा तुम पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा तुम इसको छोड़ दो। मतलब सारी कुर्बानी कांग्रेस से आप लोग मांग रहे हैं। नहीं, ये मॉडल की जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन किसको छोड़ेगा, किसी को कोई नहीं, सीटें छोड़ने की बात कर रहा हूं। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के सीट पर मदद करके जीत दिलाएगा। इस सवाल पे आ जाते हैं। ममता जी का यूपी में कितना बड़ा वोट है? अखिलेश जी के साथ वो लड़ती हैं तो नहीं, सारी पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं वो दूसरी पार्टियां अरविंद केजरीवाल का बिहार में कितना बड़ा वोट शेयर है? अगर अरविंद केजरीवाल बिहार में जो 6 पार्टियों का गठबंधन चल रहा है उसको सहयोग करेंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है, अभी तक क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट लेके जाते थे, कर्नाटक में पहली बार ऐसा हुआ है जेडीएस का 5% वोट कांग्रेस ले गई है। अब ये सब खौफजदा है क्योंकि इनको लगता है कि अगर साथ में दोनों मिलके आए तो इनके झोले से वोट कांग्रेस में जा सकता है, जो कर्नाटक में दिखाई पड़ा। तो इसलिए अब सुनिए, तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। इसीलिए सब कह रहे हैं जहां जहां जो मजबूत है वहीं वो लड़े। यानी कांग्रेस की कुर्बानी, कांग्रेस का 2% 4% वोट तो सब जगह है ना, तो वो तो हमको मिल जाए मगर हम नहीं देंगे। प्रियंका कक्कड़, आप बार बार एक सवाल पूछ रही थी कि क्या मिला मोदी जी की विजिट के बाद क्या मिला है। कुछ देर पहले इमरान खान ने एक ट्वीट कराया और उसने कहा है कि भारत ने कूटनीति में हमें हरा दिया है। पाकिस्तान अब भारत में सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। भारत और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट ऐतिहासिक है और उसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज, एक नहीं, ये बात मैं इमरान खान को कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान से जीत गए। हाँ तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, पाकिस्तान से जीतने में खुश होना चाहिए। सुनिए, अरे भाई आप मेरे को टाइम दीजिए। पाकिस्तान से जीत पे खुश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आप हमें चाइना को हराना था, बात थी चाइना को हराने की। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना रशिया के साथ खड़ा है। आप इनसे पूछिए मणिपुर क्यों जल रहा है, इनसे पूछ। पाकिस्तान पर जीतने से खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। देखिए अमीश भाई, कितना हास्यास्पद है आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं ओ पाकिस्तान से, अरे ये वही पाकिस्तान है 2014 से पहले कश्मीर चिल्लाता था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आज वो आटा चिल्ला रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के साथ मिले तो उन्होंने क्या, जो उनके बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जो बात लेकर अधीर रंजन चौधरी कोर्ट चले गए हैं, क्या उस पर बात करी? आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी देश में। अगर आप ये हिंदू मुस्लिम का चटपटा वो लेकर आए थे तो आप गोलगप्पे रोज नहीं खा सकते, आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों में नहीं खा सकते। अल्टीमेटली इस देश को दाल चावल चाहिए और लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के चटखारे हैं इससे उनका कुछ भला नहीं होना है। और एक और खास बात, आज आप पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं। है कौन पाकिस्तान? पहली 10 सेनाओं में उसका नाम नहीं है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस स्तर पे उतार दिए जाएं कि पाकिस्तान से तुलना करने चलें। बहुत अच्छा इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा पाकिस्तान से तुलना नहीं होनी चाहिए, इनके लिए वाकई तुलना नहीं है, क्योंकि ये तो वो हैं मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे पाकिस्तान में कि आप मदद करो मोदी को हटाने के लिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या आपको दुख नहीं है आपके कार्यकर्ताओं को जो मारा गया? देखिए, बंगाल में हिंसा होती है, किसी भी पार्टी जिसके साथ हिंसा होती है उसे दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी कई बार मध्य प्रदेश में हिंसा करवाती है, मुझे दुख होता है। हमारे देश की जनता का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कमलनाथ जी ने इसका जिक्र नहीं किया, अधीर रंजन चौधरी ने तो बंगाल का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक मणिपुर का जिक्र नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने, भाई आप क्या बात कर रही है? बंगाल में हमारे ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई?
कोई राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, देखिए, क्योंकि जहां कम्युनिस्टों का शासन आया उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बताइए, वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या। मध्य प्रदेश बताइए, 10 कार्यकर्ता बताइए जिनकी हत्या हुई है। कोई चीज में तुलना करने की लिमिट होती है भाई। बीजेपी के मुख्यालय में बलात्कार हुआ, क्या बात करते हैं आप? ये सारी चीजें आप बलात्कारियों की पार्टी, आप कुछ भी बोलने के लिए शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, क्या बात करते हैं? मोदी वर्सेस कौन? और आप तीनों से मेरा सवाल है, सत्यप्रकाश जी, मोदी वर्सेस कौन? इनका नेता है जिसको 10 साल से लोग सत्ता में देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री है, इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है। आपका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल है, राहुल जी हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, सुप्रिया सूले हैं, कौन है? मोदी वर्सेस 140 करोड़ की जनता है इस देश की। मोदी को हराने के लिए, रुक जाइए, अब देखिए, मोदी को हराने के लिए 140 करोड़ जनता। अभी आ रहे हैं। आप प्रधान नीति जब इस देश की बन जाएगी तो आपको प्रधानमंत्री भी पता चल जाएगा। हाँ, देखिए, एक तरफ है, सुनिए, एक तरफ है जांचे परखे खरे तपे तपाए आजमाए मोदी जी, दूसरी तरफ जानते कौन है? दूसरी तरफ वो भी हो सकते हैं जो चारा घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो कोयला घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो दारू घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकती हैं जो भर्ती घोटाले वाले हैं, या फिर जैसे एक लाफ्टर शो में कहा जाता था ना, इधर मोदी उधर पहचान कौन। मैडम की कौन है? मोदी वर्सेस कौन है? क्या मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखेंगे हम 2024 में? ये नैरेटिव ही नहीं है, तानाशाह वर्सेस लोकतंत्र है, क्योंकि तानाशाह राहुल गांधी भी नहीं है। आप तो बोलिए कम से कम, पहले से सुनिए ना, पहले से डिसाइड होने वाला तो तानाशाह होता है। लोकतंत्र का तरीका क्या है? लोकतंत्र में कोई भी बार बार चुना नहीं जाता। लोकतंत्र में जो लोग चुने जाएंगे वो सलाह करेंगे और वही उनका निर्णय होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। ये आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये पिच नहीं चलेगी। ये पिच लोकतंत्र के हिसाब से गलत है, ये राजतंत्र की पिच है, ये अश्वमेघ घोड़ा जो कहते हैं उनकी पिच है, लेकिन ये लोकतंत्र की पिच नहीं है। अच्छा। इसलिए पिच बदलिए। मोदी अपराजय राहुल का नाम नहीं ले सकती। इन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र से चुना जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतंत्र से चुने गए थे, पीवी नरसिम्हा राव लोकतंत्र से चुने गए थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे, और इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 1966 में गूंगी गुड़िया के रूप में लोकतंत्र से चुनी गई थी, और फरवरी 1946 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र से चुने गए थे। क्या लोकतंत्र है, गजब का लोकतंत्र है भाई इनकी पार्टी। फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक अच्छी राजनीतिक चर्चा हुई। व्यूअर्स, अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हाइलाइट्स यानी राउंड अप दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका से जैसी तस्वीरें और बयान आए वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, और देश का सीना 56 इंची हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका के लिए रवाना हुए, और 21 जून को उन्होंने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड योगा डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 130 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, और यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई बड़े लोगों से मुलाकात की, इसमें एलन मस्क भी शामिल थे, जिन्होंने खुद को मोदी का फैन बता दिया। इसके अलावा मशहूर गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब ने कहा कि भारत को कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली रहा है। इन्वेस्टर रे डालियो ने कहा कि जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का समय भी आ गया है। मशहूर लेखक नील टायसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री इन दोनों के लिए जो तोहफे लेके गए, जो गिफ्ट लेके गए, उससे हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का पता लगता है। चंदन की लकड़ी से बने खूबसूरत बॉक्स में जो बाइडेन के लिए जो उपहार थे, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया था और नक्काशी की थी, चंदन की लकड़ी को खासतौर पर मैसूर से मंगवाया गया था। अब देखिए गिफ्ट बॉक्स में चांदी के गणपति और दीप के अलावा क्या क्या था। ये चीज भारतीय संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है सुनना। मैसूर से चंदन की लकड़ी यानी भूदान, बंगाल का सिल्वर नारियल यानी गौदान, गुजरात का नमक यानी लवणदान, झारखंड का सिल्क यानी वस्त्रदान, पंजाब का घी यानी अजयदान,
महाराष्ट्र का गुड़ यानी गुड़दान, उत्तराखंड का चावल यानी धान्य दान, राजस्थान का सोने का सिक्का यानी हृदय दान, राजस्थान का चांदी का सिक्का यानी रुपया दान, तमिलनाडु का तिल यानी तिल दान को शामिल किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को एक यूनिक ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय परंपराओं के जरिए अपने होस्ट का सम्मान किया, तो अमेरिका की फर्स्ट फैमिली ने भी अपने गेस्ट के लिए डिनर में खास इंतजाम किए थे, जिसका मेन्यू शुद्ध शाकाहारी था यानी वेजिटेरियन था। साथ ही भारत और अमेरिका के कई बड़े और मशहूर मेहमान इस ऐतिहासिक शाम के गवाह बने। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। इससे पहले व्हाइट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य और जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक भी जुटे रहे। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. इसके बाद अमेरिका और भारत के बीच औपचारिक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल टॉक्स हुए। इस मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बदनाम करने वाले एजेंडे की हवा ही निकाल दी। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities. भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। इसके बाद वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की संसद में कदम रखा तो अमेरिकी सांसद उनके फैंस की तरह उनकी ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़ पड़े। सभी में सेल्फी क्लिक करने की और कराने की होड़ थी। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने शायद उम्मीद नहीं करी थी। सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। संसद अमेरिकी थी लेकिन सीन पूरा भारतीय था। ऐसा लगा ही नहीं कि ये अमेरिकन पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी सांसदों ने उन्हें 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया यानी खड़े होकर सलामी ठोकी, जबकि करीब 80 बार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी की बात को सराहा। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी के सम्मान की नहीं है, ना ही ये कहानी केवल भारत के प्रधानमंत्री के एक सुपरहिट शो की है। ये कहानी हमारी यानी देश के 140 करोड़ लोगों की है। ये डंका नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये डंका भारत का बज रहा है। भारत अब बदल गया है। पहले के मुकाबले दुनिया भारत को बराबर के साझीदार की तरह देखती है और ये फर्क अब साफ दिखता भी है। हम एक तरफ रूस से तेल लेते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे भी लगते हैं। ये भारत के उदय की कहानी है। 140 करोड़ भारतीयों की कहानी है। वंदे मातरम। जय हिंद।